नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम एमबी स्टडी 2.0 के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारी जो क्लास है राजस्थान के प्रजामंडल, उसमें नेक्स्ट प्रजामंडल हम देख रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल। अब इस मेवाड़ प्रजामंडल के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने इस मेवाड़ प्रजामंडल का एक ओवरव्यू पहले से ला लिया है। मैं आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये पूरा का पूरा मेवाड़ प्रजामंडल एक ओवरव्यू में पूरा समझा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम डिटेल में वापस पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से इसकी जो डायग्राम है उनको देखते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मेवाड़ प्रजामंडल की बात करूं तो साथियों ध्यान देना, मेवाड़ प्रजामंडल की अगर मैं शुरुआत में आपको बताऊं तो जो इसकी स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को हो रही है। कब हो रही है? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। ये डेट आपको याद रखनी है। 3 व्यक्ति मिलकर इसकी स्थापना कर रहे हैं, वो नाम याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता और भूरेलाल बया। अब आप देखोगे कि माणिक्यलाल वर्मा को उस समय क्या बनाया गया? महामंत्री। और अध्यक्ष किसको बनाया गया इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय? बलवंत राय मेहता को। और जो भूरेलाल बया था, इसको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। अब सरकार ने क्या किया, इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के तुरंत बाद 11 मई 1938 को इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। यानी यहाँ प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, यहाँ सरकार उसको अवैध घोषित कर रही है। अवैध घोषित करने के साथ ही सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में क्या करती है कि जो माणिक्यलाल वर्मा थे उनको क्या कर देती है, वो इस मतलब जो मेवाड़ प्रजामंडल या मेवाड़ जो है, मेवाड़ से उनको क्या कर देती है? निर्वासित कर देती है। अब आप देखोगे कि माणिक्यलाल वर्मा क्या है, अजमेर में चले जाते हैं और अजमेर में क्या करते हैं? एक अस्थायी कार्यालय की स्थापना करते हैं, यानी एक अस्थायी कार्यालय बनाते हैं और वहां बैठकर एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो आप याद रखोगे कि मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा ने। और ये कब लिख रहे हैं? जब इनको ये जो प्रजामंडल है उसको अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये कहां पर चले गए हैं? अजमेर में। और वहां पर ये क्या कर रहे हैं? मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक का क्या कर रहे हैं वो वहां पर मतलब उसको लिख रहे हैं, उसका विमोचन कर रहे हैं। आगे देखोगे आप, भूरेलाल बया के साथ क्या हो रहा है? भूरेलाल बया को गिरफ्तार कर दिया जाता है। इनको कहां रखा जाता है? सराड़ा के किले में रखा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखना साथियों कि जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो बलवंत राय मेहता के मकान पे, या बलवंत राय मेहता का जो घर है वहां पर हुई थी। और बलवंत राय मेहता का जो घर है उसका नाम है साहित्य कुटीर। क्या नाम था साथियों? साहित्य कुटीर। ये भी प्रश्न बनता है कि बलवंत राय मेहता का मकान का क्या नाम है, या बलवंत राय मेहता के घर का क्या नाम है जहां पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सा था? साहित्य कुटीर। 3 व्यक्तियों के नाम माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता और भूरेलाल बया को आप याद रखोगे। इसके साथ आप देखोगे कि भूरेलाल बया को गिरफ्तार कर दिया गया, माणिक्यलाल वर्मा वहां से निकल गए हैं, वहां से वो अजमेर चले गए हैं। अब देखो, भूरेलाल बया को गिरफ्तार कर दिया, प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। तो एक और इनके कार्यकर्ता थे, उनका नाम था रमेश चंद्र व्यास। चौथे एक व्यक्ति की एंट्री हो रही है, क्या नाम है? रमेश चंद्र व्यास। और ये क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी जो सरकार की जो मतलब सरकार जिस तरीके से इस प्रजामंडल को दमन करने की कोशिश कर रही है उसके विरुद्ध ये रमेश चंद्र व्यास क्या करते हैं? सत्याग्रह कर देते हैं। इसलिए प्रश्न कहा जाता है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रमेश चंद्र व्यास क्या है? प्रथम सत्याग्रही। उसके बाद देखना 1938 हो गया। 1939 में क्या कर दिया जाता है? वर्मा जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1948 में क्या कर दिया जाता है? 1939 में क्या कर दिया जाता है? वर्मा जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1940 में वापस उनको रिहा भी कर दिया जाता है। अब आप आगे देखोगे 1941 की बात। 1941 में क्या हो रहा है? ये जो प्रजामंडल है उसके ऊपर से क्या है? प्रतिबंध हटा दिया जाता है। और जब प्रजामंडल के ऊपर से जब प्रतिबंध हटाया जाता है तो उदयपुर में इसका पहला सम्मेलन या पहला अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। अब देखना है, यहां पर मैंने लिखा है जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये 2 व्यक्ति थे कांग्रेस के जिन्होंने उदयपुर के जो प्रथम सम्मेलन है, प्रथम अधिवेशन है मेवाड़ प्रजामंडल का, उसमें हिस्सा लिया था। तो प्रश्न बनता है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के ऐसे 2 व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भाग लिया? तो वो आप नाम याद रखोगे, क्या नाम है? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद 1942 में आपको पता ही है कौन सा आंदोलन हो रहा है, मतलब भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आंदोलन हो रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है। इसका प्रभाव आप देखोगे मेवाड़ प्रजामंडल में भी दिखाई देता है। मेवाड़ प्रजामंडल में भी भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय किया जाता है। और वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो क्या नारा देते हैं? देखो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो,
तो प्रश्न बनता है कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया नारा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा है? मेवाड़ प्रजामंडल। अब आप देखोगे 1942 में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है मेवाड़ में भी सक्रिय हो गया है। तो सरकार क्या करती है, इसके विरुद्ध में या फिर इसको कुचलने के लिए, इसके दमन के लिए कई कार्यकर्ताओं को क्या कर देती है? गिरफ्तार कर देती है। आप उसमें नाम देखोगे माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा नाम देखोगे मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत राय मेहता। तो अब ये तीन मुख्य नाम मैंने बताया। तो यहाँ पर देखना मोहनलाल सुखाड़िया एक व्यक्ति है जो कार्यकर्ता है और भविष्य में आप देखोगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया की इसमें एंट्री हो रही है। कब हो रही है? आपके 1942 है, 1942 के आसपास। देखिए कार्यकर्ता तो है ही है वो, लेकिन क्या 1942 में वो सुर्खियों में आता है जब उनको क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। इसके आगे आप देखोगे 1946, अब 1942 की बात चली गई, मई 1946 की बात आती है और उसमें क्या कर दिया जाता है? जो मेवाड़ प्रजामंडल है एक संविधान निर्मात्री सभा बनाती है और किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में बनाती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गोपाल सिंह के। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि मेवाड़ सरकार ने संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया तो किसके नेतृत्व में किया है? तो गोपाल सिंह के नेतृत्व में किया है। नेक्स्ट आप देखोगे 23 मई 1947 की बात है। ठीक है, 23 मई 1947 को ये मेवाड़ सरकार क्या कर रही है? अपना संविधान निर्माण करके उसको लागू भी कर देती है। क्या कर देती है? लागू भी कर देती है। और इसको लागू करते समय उस वहां पर मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एम मुंशी। क्या नाम है उनका? वैसे पूरा नाम के एम मुंशी है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं के एम जो मुंशी है वो क्या है? यहाँ पर मेवाड़ प्रधान, जो मेवाड़ है सरकार, मतलब मेवाड़ जो राज्य है उसमें क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ पर बन रहे हैं। आप आगे देखोगे जो भारतीय संविधान सभा थी, तो भारतीय संविधान सभा में भी क्या है? मेवाड़ जो रियासत है उसने अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे हैं। तो दो प्रतिनिधियों को भेजा है, के एम मुंशी, क्या नाम है? के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि मेवाड़ सरकार ने या मेवाड़ रियासत ने भारतीय संविधान सभा में अपने कौन से दो प्रतिनिधियों को भेजा? तो नाम याद रखिएगा, के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, अब उसके बाद 1948 की बात आती है। ये जो मेवाड़ जो रियासत है उसको संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। संयुक्त राजस्थान में इसको मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने इस पूरे मेवाड़ प्रजामंडल का एक ओवरव्यू देखा है। अब इस पूरे ओवरव्यू में अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी इंपोर्टेंट बातें अगर आपको मैं कहूं तो याद रखनी है, तो वो आप याद रखोगे साथियों, ध्यान देना इसमें। एक तो आपको देखो मैंने बताया इसकी जो स्थापना है, ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हो रही है। किन तीन व्यक्तियों के द्वारा? उनके नाम याद होने चाहिए। एक आपको याद होना चाहिए कि ये जो मेवाड़ का वर्तमान शासन जो पुस्तक है वो किसने लिखी? आपको पता है, माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। अजमेर गए थे जब इस प्रजामंडल को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। एक आप देखोगे कि सराड़ा के किले में किसी को कैद करके रखा गया था, वो कौन थे? भूरेलाल बयां। एक आप इसमें देखोगे कि प्रथम सत्याग्रही, मेवाड़ जो रियासत है उसका प्रथम सत्याग्रही कौन था? रमेश चंद्र व्यास। इसके बाद आप देखोगे कि जो इसका प्रथम अधिवेशन है मेवाड़ प्रजामंडल का कहां पर हो रहा है? उदयपुर में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? माणिक्यलाल वर्मा। कांग्रेस के दो व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये नाम याद होने चाहिए। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा नारा दिया गया मेवाड़ प्रजामंडल ने? तो क्या दिया है? राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ दो। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो मेवाड़ सरकार किसके नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा बना रही है? तो गोपाल सिंह का नाम याद होना चाहिए। के एम मुंशी का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इनको क्या बनाया जा रहा है? मेवाड़ सरकार इनको क्या बना रही है? प्रधानमंत्री। साथ में के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत की जो संविधान सभा है उसमें क्या है? मेवाड़ रियासत का प्रतिनिधित्व करने के तौर पर भेजा जाता है। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राजस्थान है उसमें मेवाड़ को विलय करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरा मेवाड़ प्रजामंडल है वो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये सफिशिएंट है, या फिर मैं ये नहीं कहता कि बस इससे बाहर कुछ नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि इतना तो आपको 100% आना ही चाहिए, और इतना आ गया तो उसके बाद आप इसमें और डाटा एक्स्ट्रा ऐड करके और अपने टॉपिक को बहुत बेटर कर सकते हो। चलिए साथियों, अब इसके थोड़े डिटेल में जाते हैं। डिटेल में भी वही बातें हैं सारी जो मैंने आपको एक पेज में या एक पन्ने में समझाई है। अब इसको थोड़ा सा मैं जैसे यहाँ पर डायग्राम से जिस तरीके से आपके सामने जैसे ये नोट्स लिखे हुए हैं,
जी प्रॉपर जो नोट्स लिखे हुए उससे आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए मेवाड़ प्रजामंडल क्या है साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जा रही है। माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। साथ में आपने देखा कि इसमें इस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया? बलवंत राय मेहता को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? भूरेलाल बयां को। यहाँ पर महामंत्री किसको बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को। आप ये भी देखोगे कि जो बलवंत राय मेहता है उनका जो मकान था साहित्यिक कुटीर, इसी साहित्यिक कुटीर में मेवाड़ प्रजामंडल की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। साथ में आपने देखा 11 मई 1938 को, अब देखो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। 11 मई 1938 को क्या किया जा रहा है? मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया जा रहा है। उसके बाद अवैध घोषित करने के बाद इसमें प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो देखिए माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल बयां जो प्रमुख नेता थे उनके साथ क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कि माणिक्यलाल वर्मा को राज्य से क्या कर दिया जाता है? निर्वासित कर दिया जाता है। और भूरेलाल बयां को क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार करके कहां रख दिया जाता है? सराड़ा के किले में कैद कर दिया जाता है। तो सराड़ा के किले में इनको कैद किया जा रहा है। किसको? भूरेलाल बयां को। याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। माणिक्यलाल वर्मा को जब निर्वासित किया जाता है तो वो कहां चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं। और अजमेर जाने के बाद ये अपना एक अस्थायी कार्यालय कहां पर? अजमेर में स्थापित करते हैं। और वहां पर बैठे बैठे एक पुस्तक की रचना करते, एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्या नाम था? मेवाड़ का वर्तमान शासन। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ प्रजामंडल के समय माणिक्यलाल वर्मा अजमेर में रहकर कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं? तो वो रहेगी मेवाड़ का वर्तमान शासन। अब इसके आगे अगर आप देखोगे तो जो भूरेलाल बयां को गिरफ्तार करके सराड़ा किले में रखा गया है, मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया गया है, तो इससे आहत है एक व्यक्ति, एक सत्याग्रही या फिर एक कार्यकर्ता, एक नेता जिनका नाम है रमेश चंद्र व्यास। और ये क्या कर देते हैं? सत्याग्रह का प्रारंभ कर देते हैं, सत्याग्रह की क्या कर देते हैं? शुरुआत कर देते हैं। इसीलिए देखिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको कहा जाता है प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही। क्या कहा जाता है? जो प्रजामंडल है उन प्रजामंडलों के प्रथम सत्याग्रही के नाम से रमेश चंद्र व्यास को याद किया जाता है। और रमेश चंद्र व्यास ने जो सत्याग्रह शुरू किया था वो कब किया था? 4 अक्टूबर 1938 को इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह शुरू किया था। अब इससे क्या था? मेवाड़ सरकार नाराज हो गई थी और रमेश चंद्र व्यास और अन्य कई नेताओं को क्या है ने राज्य से निर्वासित कर दिया था, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके आगे आप देखोगे 1939 वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तार कहां से किया जाता है? देवली के ऊंजा गांव से। यानी मैंने आपको बताया था कि 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। 1940 में माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इनको गिरफ्तार कहां से किया गया था? देवली के ऊंजा से। कहां पर इनको नजरबंद रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको क्या किया गया था? नजरबंद रखा गया था। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में उनको क्या है? कैद किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपोर्टेंट डाटा। सराड़ा के किले में किसको नजरबंद रखा गया था? भूरेलाल बयां को। कुंभलगढ़ दुर्ग में किसको नजरबंद किया जा रहा है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में किसको नजरबंद किया जा रहा है? माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो माणिक्यलाल वर्मा है उनको देवली के ऊंजा से गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें क्या है? कैद किया जा रहा है। इसके आगे अगर आप देखोगे तो वर्मा जी को 1940 में रिहा भी कर दिया जाता है। ठीक है। अब रिहा देखिए आप देखोगे तो कांग्रेस के जो दूसरे नेता है या फिर जो प्रजामंडलों के दूसरे नेता है उनके आग्रह पर मेवाड़ सरकार क्या कर देती है? इनको रिहा कर देती है। 1941 में वापस क्या कर दिया जाता है? इस जो प्रजामंडल है उसके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। ये मैंने बताया कि उन प्रजामंडल के ऊपर से जो प्रतिबंध है 1941 में हटा दिए गए। जब 1941 में प्रतिबंध हटाए गए तो कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इसका एक पहला अधिवेशन किया। और वो पहला अधिवेशन कहाँ किया है? इन्होंने उदयपुर में किया है साथियों। कहां पर किया है? उदयपुर में। और उदयपुर में आप देखोगे जो इसका पहला अधिवेशन है वो कब हो रहा है? नवंबर 1941 में। और मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। नेक्स्ट, कांग्रेस के दो राष्ट्रीय नेताओं ने इसमें भाग लिया था जिनका नाम है जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस के दो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने
जो मारवाड़ प्रजा सॉरी जिन्होंने जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है उसमें भाग लिया, तो उनके नाम होंगे जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। अभी साथियों आपको पता है कि 1942 में, कब की बात है, 1942 में, और 1942 में आपको पता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, और वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव आप देखोगे मेवाड़ रियासत में भी देखने को मिलता है, और मेवाड़ रियासत में जब इस भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय किया जाता है तो मेवाड़ रियासत इस पे कार्रवाई करके कई कार्यकर्ताओं को क्या कर देती है, गिरफ्तार कर देती है। नाम क्या है, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया जैसे महत्वपूर्ण और मुख्य नेताओं को क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। आगे आप इसमें देखोगे तो 1943-44 में लगभग इनको साल 2 साल बाद क्या है, रिहा भी कर दिया जाता है। लेकिन आप इसमें देख रहे हो कि मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन को एक तरीके से क्या है, रोका जा रहा है, एक तरीके से दमन किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे कि इसी जो भारत छोड़ो आंदोलन में है, मेवाड़ प्रजामंडल ने कौन सा नारा दिया है, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, यानी राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, ये आंदोलन का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है, मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे 1945 की बात है, 1945 में क्या है, उदयपुर में। अब देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न अक्सर बनता है। 1945 में उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन होता है। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का एकमात्र अधिवेशन राजपूताना में उदयपुर में हो रहा है। कहां पर हो रहा है साथियों, एकमात्र अधिवेशन हुआ था, कहां पर, वो भी कहां पर हुआ, उदयपुर में हुआ। और कौन सा अधिवेशन था, वैसे ही अगर नंबर से देखे तो 7वां अधिवेशन था, और हो कहां पर रहा है, उदयपुर में। और कब हो रहा है, सन याद रखिएगा 1945 में हो रहा है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जा रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। आपने जब मीणा आंदोलन पढ़ा तो आपको पता है कि इसी जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन है, तो उसमें जो मीणा आंदोलन के प्रमुख नेता थे या फिर जो प्रमुख मुखिया थे और साथ में दूसरे जैसे कई नेता थे, उन्होंने क्या इसी सम्मेलन में आके जो जयराम पेशा कानून है वगैरह है उसके बारे में क्या है, सबको अवगत करवाया था। आप इसमें आगे देखोगे जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है का जो एक तरीके से अधिवेशन हो रहा है, इसकी मांग क्या थी, मांग ये थी कि उत्तरदायी शासन स्थापित हो। देसी रियासतों में क्या होना चाहिए, उत्तरदायी शासन स्थापित होना चाहिए, और उत्तरदायी शासन स्थापित होने के लिए, स्थापित करने के लिए ही ये अधिवेशन संपन्न किया जा रहा है। और कहां पर संपन्न किया जा रहा है, उदयपुर में। कौन से नंबर का है, 7वां। और किसका अधिवेशन है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। राजस्थान में एकमात्र क्या है, ये अधिवेशन हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। तो बात है मई 1946 की। कब की बात है साथियों, मई 1946 की। और गोपाल सिंह के नेतृत्व में जो मेवाड़ सरकार है उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक संविधान निर्मात्री सभा का क्या किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है। ये संविधान निर्मात्री सभा मेवाड़ का एक तरीके से संविधान लिखेगी। अब मेवाड़ ने एक संविधान लिखा, उस संविधान को लागू भी किया गया, और वो लागू किसके द्वारा किया गया, मेवाड़ सरकार के द्वारा। उसमें प्रथम प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए थे उनका नाम था के.एम. मुंशी। और जो ये संविधान लागू किया गया वो कब लागू किया, 23 मई 1947 को ये संविधान लागू किया जा रहा है। और इसके जो नवनियुक्त प्रथम प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं वो कौन है, के.एम. मुंशी। इसके आगे अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान सभा में भी मेवाड़ रियासत ने अपने कुछ सदस्य भेजे हैं। उन सदस्यों का नाम महत्वपूर्ण रहता है, और उनका नाम है एक तो के.एम. मुंशी और दूसरा नाम है माणिक्यलाल वर्मा। तो इस प्रकार आप ये इंपोर्टेंट फैक्ट डाटा याद रखोगे, भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ सरकार के द्वारा भेजे गए 2 प्रतिनिधियों के सदस्यों के नाम क्या है, के.एम. मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट आप देखोगे 1948 में इसी मेवाड़ रियासत को किसमें मिला दिया जाता है, संयुक्त राजस्थान में इसका विलय कर दिया जाता है। इस प्रकार आपने इस पूरे मेवाड़ प्रजामंडल को बहुत अच्छी तरीके से देखा, बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने समझाया। आप इसमें और एक्स्ट्रा डाटा कोई ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग आपने ये पूरा का पूरा इसका ओवरव्यू, पूरा का पूरा डाटा एक बार देख लिया है। आप इसको अच्छी तरीके से कंठस्थ करिए, बार बार पढ़िए, इसको रटिए, और उसके बाद अगर आपको कुछ लग रहा है कहीं और आपने साहित्य पढ़ लिए, कहीं और डाटा पढ़ लिया, कहीं और मोटी मोटी किताबें, पोथी, पुस्तकें पढ़ ली, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना डाटा एक बार आपको क्लियर अपने दिमाग में रखना है। चलो साथियों, नेक्स्ट प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं हम। साथियों नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो भरतपुर प्रजामंडल है, और इस भरतपुर प्रजामंडल को भी एक बार मैं क्या करूंगा, 5 से 10 मिनट में
आपको इसकी जो डिटेल है, इसका जो ओवरव्यू है पूरा सा एक समझा देता हूं। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस आप आगे जो भी लिखा हुआ है उसको आसानी से फटाफट पढ़ते रहिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में वो रिमाइंड होता रहेगा और एकदम क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भरतपुर प्रजामंडल की, तो देखो मैंने यहाँ पर जो डाटा लिखा है वो मेन मतलब यहाँ पर इंसिडेंट है, मेन जो ऐसी घटनाएं हैं या फिर मेन जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमको याद रखने चाहिए, और वही मैंने यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने लाए हैं। आप सबके सामने जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर जगन्नाथ दास, तो एक तो जगन्नाथ दास नाम याद होना चाहिए। जगन्नाथ दास नाम क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये भरतपुर में क्या कर रहे हैं, जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद देखोगे 1912 में ही हिंदी साहित्य समिति का इन्होंने क्या किया है, जगन्नाथ के द्वारा ही हिंदी साहित्य समिति का क्या किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है, स्थापना की जा रही है। आप आगे देखोगे 1927 की बात है, ठीक है। तो ये जगन्नाथ दास के द्वारा तो आपने देखा कि हिंदी साहित्य समिति 1912 में इसके गठन किया जा रहा है, और साथ में ये भरतपुर में क्या कर रहा है, जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। इसमें देखो 1927 में मैंने दो नाम लिखे हैं कि देखो 1927 में घटना होती है, उससे पहले आप देखोगे कि एक तो किशन सिंह और एक ब्रजेंद्र सिंह, ये दो व्यक्ति होते हैं। एक किशन सिंह जो होते हैं वो भरतपुर में उत्तरदायी शासन के पक्ष में होते हैं। वो चाहते हैं कि चलो हम उत्तरदायी शासन है उसको ला ले और उत्तरदायी शासन क्या है लागू कर दे। अब इस बात से अंग्रेज खफा हो जाते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रजेंद्र सिंह एक अल्पवयस्क होते हैं, इनके जो मतलब उत्तराधिकारी होते हैं अल्पवयस्क मतलब ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है, ये माइनर होते हैं, अभी अल्पवयस्क है। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनको गद्दी पे बिठा दिया, और इनको गद्दी पे बिठाने के बाद इनका एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो माइनर है तो एक प्रशासक के अंडर में वो काम करेंगे। और वो प्रशासक कौन थे, डंकन मैकेंजी, क्या नाम था, डंकन मैकेंजी। और ये अंग्रेजों के द्वारा डंकन मैकेंजी को प्रशासक बनाया जा रहा है और ब्रजेंद्र सिंह को अल्पवयस्क को क्या बनाया जा रहा है, वहां पर महाराजा बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1928 में, ठीक है, अब भरतपुर में जन जागृति तो है, कई नेता भी है, तो उसमें से देखो एक तो नाम याद रखना गोपीलाल यादव, एक नाम याद रखना देशराज, ठीक है। ये सब मिलके क्या करते हैं, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना करते हैं। किसकी, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की। आप इसमें देखोगे गोपीलाल यादव, क्या नाम है, गोपीलाल यादव। ये गोपीलाल यादव है भरतपुर राज्य प्रजा संघ के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों, अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। इनको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो देशराज को इस समय क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखो 1938 की बात है, कब की बात है, 1938 की, ठीक है। तो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, यानी 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। उससे पहले ये छोटी सी घटनाएं आपने देख ली जो भरतपुर रियासत में, भरतपुर राज्य में क्या है, घट रही है। और उनमें आपने जगन्नाथ दास का नाम, किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, इनके बारे में थोड़ा सा जाना, डंकन मैकेंजी के बारे में थोड़ा सा जाना। उसके बाद देखो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है, 1938 में। और अध्यक्ष कौन है इसके, गोपीलाल यादव, यही गोपीलाल यादव है जो आगे 1938 में क्या करते हैं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और जो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हो रही है, मैंने यहाँ लिखा रेवाड़ी में, कहां पर हो रही है, हरियाणा के रेवाड़ी में इसकी स्थापना की जा रही है। अब देखो जब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की है तो क्या राज्य चुपचाप बैठेगा, उत्तरदायी शासन के बारे में कह रहे हैं, अंग्रेज चुपचाप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्या किया है, राज्य ने क्या किया है, इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित करने के बाद थोड़ी सी तनातनी चलती है, लेकिन 1940 में 2 साल बाद क्या है, भरतपुर प्रजामंडल, जो प्रजामंडल है और जो राज्य है उसके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और समझौता होने के बाद क्या होता है कि भरतपुर प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जा रहा है, लेकिन अलग नाम से किया जा रहा है। क्या नाम से, प्रजा परिषद के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखी, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है गोपीलाल यादव के द्वारा, इसको अवैध घोषित कर रही है सरकार, लेकिन वापस समझौते के वक्त इस भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, प्रजा परिषद। अब आप आगे देखोगे 1941 की बात है, 1 जनवरी 1941 की, पहला अधिवेशन हो रहा है भरतपुर प्रजामंडल का, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जय नारायण व्यास कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे 1941 में दिसंबर में, ये जनवरी में हो रहा है पहला अधिवेशन, जय नारायण व्यास इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर जय नारायण व्यास यहाँ पर क्या, कहां से आए, तो देखो भरतपुर प्रजामंडल जो था या भरतपुर जो रियासत थी वो इतनी बड़ी रियासत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे जय नारायण व्यास वगैरह ये देखो तो ये मतलब राजपूताना स्तर पर बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। तो ये भरतपुर में जाते हैं और भरतपुर में जागृति की अलग जगाते हैं
और इसी पक्ष में जब आप देखोगे तो पहला जो अधिवेशन हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जयनारायण व्यास। उसके बाद एक विशेष अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हीरालाल शास्त्री करते हैं, और विशेष अधिवेशन दिसंबर में होता है, 1941 में होता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि 41 के बाद 42, ये 42 वाला भारत छोड़ो आंदोलन तो हर प्रजामंडल में आएगा। हर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, और जो भरतपुर रियासत है या जो राज्य है वो क्या करती है, इस जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको मतलब दबाने के लिए, या फिर जो राज्य में एक तरीके से इसको क्या निष्क्रिय करने के लिए ये क्या करती है, एक प्रतिनिधि सभा का गठन करती है, और इस प्रतिनिधि सभा का नाम है ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा। क्या है? ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा। और इसमें 50 सदस्य रखे जाते हैं। कितने? 50 सदस्य। 37 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें कितने? 37 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 37 में से आप देखना 27 जो है प्रजा परिषद से आते हैं। कहां से? प्रजा परिषद से। और ये प्रजा परिषद क्या है? भरतपुर प्रजामंडल है। तो आप देखोगे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को थोड़ा सा निष्क्रिय करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक निर्वाचन वाला काम किया जा रहा है। उस निर्वाचन वाले काम में 50 सीटें रखी जाती है। 50 में से 37 पर इलेक्शन करवाए जाते हैं, और उसमें से 37 में से 27 पर जीत के कौन आते हैं? प्रजा परिषद के लोग आते हैं। इसके आगे आप देखोगे इसका तीसरा अधिवेशन, इसका भरतपुर प्रजामंडल का जो तीसरा अधिवेशन होता है वो कामा में होता है। कहां पर होता है? कामा में। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो भरतपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पट्टाभी सीतारमैया। कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। और 1946 में ये तीसरा अधिवेशन हो रहा है। कब हो रहा है? 1946 में। 41 में पहला अधिवेशन, 42 में आपके 41 में पहला अधिवेशन, और उसी 41 के दिसंबर में विशेष अधिवेशन, और इसके बाद आप तीसरा अधिवेशन देखोगे तो कामा में 1946 में। इसके बाद आप देखो कि रमेश स्वामी की एक मैंने यहां पर लिखी है कि मृत्यु हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये रमेश स्वामी की मृत्यु क्यों होती है, रमेश स्वामी भरतपुर प्रजामंडल से क्यों संबंधित है, ये आगे मैं डिटेल में बताता हूं। लेकिन आपको याद रखना है कि रमेश स्वामी एक कार्यकर्ता है, उनकी मृत्यु हो जाती है कब, मतलब उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 5 फरवरी 1947 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये किससे संबंधित है? भरतपुर प्रजामंडल से। ठीक है। इसके आगे आप देखोगे 30 अक्टूबर 1947 को तो क्या किया जाता है? राज्य का संविधान निर्माण करने के लिए एक समिति की घोषणा की जाती है। और उसके बाद आप देखोगे दिसंबर 1947 को मंत्रिमंडल पूरा बनाया जाता है। ठीक है। तो दिसंबर 1947 को भरतपुर सरकार क्या कर रही है? एक तरीके से वहां पर मंत्रिमंडल बना रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है, और प्रजा परिषद के कई लोगों को इस मंत्रिमंडल में रखा जाता है। 1948 में सबसे पहले इसको मत्स्य संघ में क्या है? जोड़ दिया जाता है, और मत्स्य संघ में इसको क्या कर दिया जाता है? सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने पूरा ओवरव्यू देखा। इस ओवरव्यू में आपने देखा जगन्नाथ दास, किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, डंकन मैकेंजी, गोपीलाल यादव, देशराज जी, गोपीलाल यादव ये क्या कर रहे हैं? प्रजामंडल की स्थापना कर रहे हैं। वापस प्रजामंडल का नया नाम आ रहा है, प्रजा परिषद। उसके बाद आप देख रहे हो पहला अधिवेशन जयनारायण व्यास उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तीसरा अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भरतपुर प्रजामंडल क्या कर रहा है? एक ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा के नाम से क्या करता है? एक सभा और समिति बनाता है, उसमें निर्वाचन करवाता है 50 सदस्यों का। 50 सदस्यों में से 37 सदस्यों का निर्वाचन करवाता है। आप देखोगे इसमें एक रमेश स्वामी की मृत्यु हो जाती है इस कार्यकर्ता की। 1947 में क्यों हो रही है वो आगे आप डिटेल में देख रहे हैं। 30 अक्टूबर 1947 को क्या हो रहा है? संविधान निर्माण की, जो भरतपुर जो राज्य है उसके संविधान निर्माण की घोषणा की जाती है। आप देखोगे कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में इसको क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है। अब देखिए साथियों, भरतपुर प्रजामंडल को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसके आगे मैंने जो इसका ओवरव्यूज बताया है, उस ओवरव्यूज में अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा सारगर्भित तरीके से आपको ओवरव्यू आपके दिमाग में बिठा दिया है। अगर आप उसके पॉइंट्स को देखोगे तो वो जो इसके पॉइंट है उतना तो आपको याद होना ही चाहिए। यानी मैं आपको जो इसमें डिटेल बता रहा हूं उस डिटेल को मैंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको बता दिया है। और सबसे पहले वो डिटेल आप क्या करो? कंठस्थ कर दो। तो एक पेज के माध्यम से मैंने उसको पूरा बता दिया। आप एक पेज के नोट्स बना के अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या इसका जो डिटेल है वो भी एक बार समझ लो। डिटेल समझ ली उसके बाद एक पेज में इस पूरे को लिख के आप समझ सकते हो। सबसे पहले अगर मैं भरतपुर प्रजामंडल की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि भरतपुर प्रजामंडल में लोगों में जन जागृति का कार्य किसके द्वारा करवाया जा रहा था? जगन्नाथ दास के द्वारा करवाया जा रहा था। और यही जो जगन्नाथ दास है, इन्होंने 1912 में
एक कौन सी हिंदी साहित्य समिति का गठन किया है। तो ये जो पहले क्या होता था, समितियों का गठन होता था, पहले संगठन बनाए जाते थे, तो संगठन समितियां इनके माध्यम से लोगों में क्या होती थी, एक तरीके से जागृति होती थी। आज के समय में हम सब मोबाइलों में व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। पहले इस तरीके से संगठन बनते थे, लोग इकट्ठा होते थे, अपने नॉलेज को शेयर करते थे। तो इस प्रकार जो संगठन बन रहे हैं तो इसका मतलब है लोगों में जागृति फैल रही है। अब लोगों में जागृति फैल रही है, उत्तरदायी शासन की मांग हो रही है। तो आप देखोगे कि उस समय भरतपुर के महाराजा किशन सिंह थे और किशन सिंह भी क्या कर रहे थे, उत्तरदायी शासन का पक्ष कर रहे थे और उन्होंने क्या कर दिया, उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। अब इस बात से क्या हो गए, अंग्रेज नाराज हो गए। क्या हो गए, अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया, किशन सिंह को गद्दी से हटा दिया और एक अल्पवयस्क जो है इनके उत्तराधिकारी जिनका नाम है ब्रजेंद्र सिंह, इनको क्या कर दिया, शासक बना दिया। आप देखोगे कि अल्पवयस्क है इसलिए ब्रजेंद्र सिंह के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है। और वो प्रशासक होगा कौन, अंग्रेजों का ही कोई अधिकारी होगा। उस प्रशासक का नाम है डंकन मैकेंजी। क्या नाम है साथियों, डंकन मैकेंजी। तो डंकन मैकेंजी को प्रशासक बनाया जाता है ब्रजेंद्र सिंह का। ब्रजेंद्र सिंह अल्पवयस्क है, और अल्पवयस्क क्यों है, क्योंकि जो मतलब महाराजा थे या जो शासक थे किशन सिंह है, वो उत्तरदायी शासन की घोषणा कर देते हैं, अंग्रेज नाराज होते हैं। तो अंग्रेज चाहते भी है कि भाई हम क्या करें, एक ऐसी कठपुतली शासक को शासन मतलब राजा बना दे कि जो भी वहां पर जो भरतपुर राज्य है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों ने ये किया है। डंकन मैकेंजी को क्या बनाया गया, प्रशासक बनाया गया। आप देखोगे 1928 में क्या हो रहा है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हो रही है और वहां पर मुख्य नेता के तौर पर उभर के आ रहे हैं गोपीलाल यादव और देशराज। देशराज जी को सचिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। और जो गोपीलाल यादव है वो क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। किसके, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की। इसी गोपीलाल यादव को अगर आप आगे देखोगे तो यही क्या कर रहे हैं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कर रहे हैं। तो 1938 में आप देखोगे 1938 में हरियाणा में क्या किया जा रहा है, हरियाणा के रेवाड़ी में क्या किया जा रहा है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की जा रही है। और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, गोपीलाल यादव। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोपीलाल यादव ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की, भरतपुर प्रजामंडल की। कहां पर स्थापना की है इसकी, हरियाणा के रेवाड़ी में क्या कर रही है, स्थापना कर रहे हैं। इसके आगे आप देखोगे राज्य क्या करता है, इस प्रजामंडल के विरुद्ध एक्शन लेता है और इसको क्या कर देता है, इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर देता है। अवैध घोषित करने के बाद आप देखोगे कि राज्य और जो वहां के नेता है उनके बीच में 1940 में, यानी प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके बीच में समझौता होता है। 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। और इस समझौते में क्या कर दिया जाता है, जो भरतपुर प्रजामंडल है उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, प्रजा परिषद कर दिया जाता है। और प्रजा परिषद के नाम से ही इसका क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके आगे अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी 1941 को, कब की बात है, 1 जनवरी 1941 को पहला अधिवेशन होता है। अब देखो प्रजा परिषद के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो सारे नेता कार्यकर्ता कहेंगे कि भाई हाँ अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम भरतपुर में एक सभा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, मिलकर एक सभा का आयोजन करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। और वो सम्मेलन कहाँ पर किया जाए, ये जो सम्मेलन है वो कौन सा होता है, पहला अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जय नारायण व्यास के द्वारा की जा रही है। और कहां पर, भरतपुर में यह अधिवेशन होता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 28 से 30 दिसंबर की ही बात है। ठीक है, वापस भरतपुर में क्या है, एक विशेष अधिवेशन। ठीक है, और वो किसकी अध्यक्षता में होता है, हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में होता है। यानी पहला अधिवेशन हो गया है जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में, दूसरा अधिवेशन हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में हो रहा है। ठीक है, ये दोनों अधिवेशन किसके लिए थे, उत्तरदायी शासन की मांग के लिए थे। यानी जो प्रजामंडल थे वो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रियासतें है उसमें क्या है, उत्तरदायी शासन को लाया जाए, उत्तरदायी शासन की मांग को प्रबल किया जाए। आप यहां पर आगे देखोगे कि 1941 तक उत्तरदायी शासन के लिए क्या है, 2 अधिवेशन हो चुके हैं। उसके बाद 1942 में, 1942 की बात है, पूरे भारत के स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय हो जाता है। तो भरतपुर में भी इसका प्रभाव पड़ना मतलब शुरू होता है। तो भरतपुर जो सरकार होती है वो क्या करती है, इस आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से, इसको निष्क्रिय करने के उद्देश्य से क्या करती है, एक सभा, ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा का गठन करती है। और ये ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा क्या होती है, एक तरीके से इलेक्टेड मेंबर्स इसमें होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं।
जब आप क्या करोगे कि भाई उनकी जैसे जो कार्यकर्ता है उनकी मांग है उत्तरदायी शासन, और उत्तरदायी शासन का मतलब निर्वाचन, इलेक्टेड लोगों के द्वारा शासन हो, तो आपने एक इस तरीके से समिति बना दी तो उनकी जो मांग है वो आप लगभग पूरी कर रहे हो, तो वो आपकी बात मानेंगे, वो एक तरीके से आंदोलन नहीं करेंगे। जो आंदोलन करने वाले आंदोलन कर रहे हैं, तो भरतपुर सरकार क्या कर रही है, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए क्या कर रही है, ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा का गठन कर रही है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं। 37 सीटों को क्या किया जा रहा है, इलेक्शन के माध्यम से भरा जा रहा है। और आप देखोगे इलेक्शन होते तो 27 पर प्रजा परिषद के लोग आ जाते हैं। अब प्रजा परिषद के लोग आ गए हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, उनको कह दिया गया आप उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे, तो हमने ये उत्तरदायी शासन के लिए समिति गठित कर दी है, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो तीसरा अधिवेशन होता है, और तीसरा अधिवेशन कहाँ हो रहा है, तीसरा अधिवेशन हो रहा है कामा में। कहां पर हो रहा है साथियों, कामा में हो रहा है, भरतपुर के बाहर ये हो रहा है। और कब हो रहा है, दिसंबर 1946 में, 17 से 18 दिसंबर को हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, पट्टाभी सीतारमैया क्या कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अगर आगे देखोगे आप, 4 जनवरी को, कब की बात है, 4 जनवरी की बात है। देखो यहां तक क्या हो गया है, दिसंबर 1946 तक 3 अधिवेशन भी हो चुके हैं, लोगों में जागृति फैल चुकी है। एक तरीके से वहां पर लोगों में आंदोलन, मतलब एक तरीके से जागृति है, एक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, समितियां बना रहे हैं, संगठन सम्मेलन कर रहे हैं। तो अब इसी पक्ष में आप आगे देखोगे तो 4 जनवरी को वायसराय जो थे लॉर्ड वेवेल, क्या नाम था, लॉर्ड वेवेल, और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, क्या नाम था, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, जो भरतपुर की स्थिति है उसका जायजा लेने क्या करते हैं, भरतपुर आते हैं। कहां पर आते हैं, भरतपुर। कौन आ रहे हैं, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। लॉर्ड वेवेल कौन है, वायसराय है। वो 4 जनवरी को क्या करते हैं, कहां पर आ रहे हैं, आपके ये भरतपुर में आ रहे हैं। और भरतपुर में आने पर क्या हो रहा है, आंदोलनकारियों ने राज्य के विरुद्ध क्या कर दिया, प्रदर्शन कर दिया। यानी लॉर्ड वेवेल के सामने वो क्या कर रहे हैं, आंदोलनकारी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जो राज्य के विरुद्ध है। इसमें अगर आप देखोगे तो पुलिस आक्रोशित हो जाती है और क्या कर देती है, लाठियां चला देती है। इसी लाठियों में एक व्यक्ति घायल हो जाता है जिसका नाम था रमेश स्वामी। क्या नाम था, रमेश स्वामी। और ये मैंने आपको बताया था जब मैं इसका ओवरव्यूज बता रहा था कि रमेश स्वामी का नाम आपको याद रखना है। और रमेश स्वामी का नाम क्यों याद रखोगे, क्योंकि ये घटना हुई थी लॉर्ड वेवेल और महाराजा शार्दुल सिंह के भरतपुर में आगमन पर। और ये क्या है, रमेश स्वामी है जो कार्यकर्ता है किसका, प्रजामंडल का। और बाद में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं और वहां पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके आगे चलते साथियों देखो 30 अक्टूबर की बात है। कब की बात है, 30 अक्टूबर की। राज्य क्या करता है, संविधान बनाने के लिए एक समिति की घोषणा कर देता है कि भाई हम संविधान बना रहे हैं, उत्तरदायी शासन के लिए एक संविधान समिति बना रहे हैं। और इस समिति के गठन की वो क्या कर देता है, घोषणा कर देता है। अब घोषणा करने के बाद दिसंबर 1947 के बाद है, भारत आजाद भी हो चुका है। तो क्या किया जा रहा है, एक मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। उस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है गोपीलाल यादव को, मास्टर आदित्येंद्र को, ठाकुर देशराज को, हरिदत्त को। ये सारे के सारे क्या है, नेता है, कार्यकर्ता है। इनको क्या है, भरतपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता है, इनको क्या है, शामिल किया जा रहा है प्रजामंडल के मंत्रिमंडल में। आप आगे देखोगे मार्च 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 तक तो ये होता है, मंत्रिमंडल वगैरह बना दिया। लेकिन उसके बाद मार्च 1948 को भरतपुर को मत्स्य संघ में शामिल कर दिया जाता है। और इस प्रकार है क्या है, भरतपुर है वो राजस्थान का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वैसे जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब पहले कोई राजस्थान नाम नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ राजस्थान के जब एकीकरण की जो शुरुआत होती है, जो सबसे पहला संघ बनता है तो यानी मत्स्य संघ, तो इसमें सबसे पहले भरतपुर, ठीक है, भरतपुर हुआ, करौली हुआ, ठीक है, ये आपके अलवर हुआ। उसके साथ ही आप देखोगे कि ABCD, ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ 4 राज्यों से या 4 रियासतों से मिलकर बना। उनमें एक तो थी आपके अलवर, एक थी भरतपुर, एक थी करौली और एक थी धौलपुर। तो इनको मिला के मत्स्य संघ बनाया जा रहा है। और राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा है उसमें सबसे पहले भरतपुर क्या है, शामिल हो जाता है। चलिए साथियों, इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रजामंडल है उसके बारे में। पर उससे पहले आपको मैं बताऊं कि मैंने यहाँ पर जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उनको बार बार आपको याद रखना चाहिए, बार बार उनको क्या रिमाइंड करते रहना चाहिए। साथियों नेक्स्ट हमारा जो प्रजामंडल है वो प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल।
अब देखिए इस अलवर प्रजामंडल में आपको क्या याद रखना है, मैंने इसका ओवरव्यूज आपके सामने रखा और इसी ओवरव्यूज को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अलवर प्रजामंडल आपके इसी में कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसके लिए इतना ही देखने की जरूरत है। सबसे पहले अगर मैं अलवर प्रजामंडल की बात करूं तो इसमें हरिनारायण शर्मा का नाम मुख्य रूप से आप याद रखोगे। किसका? हरिनारायण शर्मा का नाम। तो जो जन जागृति है लोगों में वो फैलाने का काम कर रहे हैं शुरुआत में अलवर में कौन कर रहे हैं? हरिनारायण शर्मा कर रहे हैं। इसके बाद आप आगे देखोगे तो अलवर में भी वही कंडीशन होती है जो भरतपुर में होती है। इसमें जो एक शासक होते हैं जिनका नाम है जय सिंह, ये क्या थे? राष्ट्रवाद के समर्थक थे। कौन थे? राष्ट्रवाद के समर्थक थे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन राष्ट्रवाद के जो समर्थक थे इनको क्या है गद्दी से हटा दिया और किसको बिठा दिया? तेज सिंह को बिठा दिया। किसको? तेज सिंह को, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के फेवर में थे। तो जब इसका अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेज क्या कर देते? इनको हटा के तेज सिंह को वहां पर गद्दी पे बिठा देते। तो आप देख रहे हो कि अलवर में एक तरीके से अंग्रेजों को एक शासक को हटा के दूसरों को बिठाना पड़ रहा है, यानी लोगों में जागृति इतनी फैल गई है कि वो शासक तक वो जागृति पहुंच रही है। शासक भी राष्ट्रवाद में क्या है एक तरीके से उससे पक्षधर हो रहे हैं। आप आगे देखोगे कि आपको पता है कि जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था? देसी राज्यों को अपना कार्यक्षेत्र घोषित किया था, यानी देसी राज्यों में भी स्वतंत्र आंदोलन उत्तरदायी शासन के रूप में चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी जो हरिपुरा अधिवेशन है उस हरिपुरा अधिवेशन में दो व्यक्ति कौन है? एक तो हरिनारायण शर्मा और एक है कुंज बिहारी मोदी। तो ये कुंज बिहारी मोदी और हरिनारायण शर्मा क्या कर देते हैं, इसी कांग्रेस का अधिवेशन है हरिपुरा का, इसमें क्या करते हैं? अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। किसके द्वारा हुई? हरिनारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी के ने इसकी अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की है। कहां पर की है? ये आपके गुजरात के हरिपुरा में हो रही है। हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें। इसके आगे अगर आप देखोगे तो 1940 में अलवर जो सरकार है वो क्या करती है? नगर परिषद का गठन करती है। क्या करती है? नगर परिषद का गठन करती है। 1938 में प्रजामंडल की स्थापना, 1940 में नगर परिषद का गठन किया जाता है अलवर में। और इसी नगर परिषद के गठन में आप देखोगे कि 18 सीटें होती है। कितनी होती है? 18 सीटें होती है। इस 18 सीटों में से जो 10 सीटें होती है वो अलवर जो प्रजामंडल है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा जीत ली जाती है। तो आपने देखा कि 1940 में नगर परिषद का गठन भी किया जा रहा है अलवर प्रजामंडल के द्वारा। ठीक है, अब 1940 में ही आप देखोगे कि प्रजामंडल का क्या है? पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन की एक शर्त है, वो शर्त क्या थी कि भाई आप उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करोगे। अलवर के जो महाराजा है, अलवर की जो सरकार है वो कहती है कि आप उत्तरदायी शासन की मांग नहीं करोगे। लेकिन आप देखो कि भविष्य में 1946 में वापस क्या है? उत्तरदायी शासन की मांग आंदोलन के रूप में शुरुआत हो जाती है। मतलब वापस ये मांग करना शुरू कर देते हैं कि उत्तरदायी शासन की तो मांग हम करेंगे ही। यानी 1940 में एक शर्त पर पंजीकरण किया जाता है अलवर प्रजामंडल का, वो क्या थी? उत्तरदायी शासन की मांग छोड़ दोगे। इसके आगे साथियों आप देखिए कि जो अलवर प्रजामंडल है इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो कब हो रहा है? 1944 में, जनवरी 1900 मतलब जनवरी में ही 1944 में क्या हो रहा है? इसका पहला अधिवेशन हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलवर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जय भवानी की बोल दो, यानी भवानी शंकर शर्मा। किसने की है? भवानी शंकर शर्मा। ये अलवर प्रजामंडल से याद रखोगे आप, शर्मा मोदी, ठीक है, हरिनारायण शर्मा, ठीक है, भवानी शंकर शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट नाम आपके सामने अभी आ रहे हैं। तो अभी तक आपने इस ओवरव्यूज में देखा है कि अलवर प्रजामंडल में मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो डेट 1940, एक तो मतलब डेट आप याद रखोगे कि सॉरी सन, एक तो आप सन याद रखोगे 1938 का, जिसमें हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है उसमें इसकी अलवर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। एक तो शर्मा जी, एक मोदी जी क्या कर रहे हैं? इसकी स्थापना कर रहे हैं। मोदी जी कौन? कुंज बिहारी मोदी। शर्मा जी कौन? हरिनारायण शर्मा। एक नाम याद रखना है, भवानी शंकर शर्मा, जो क्या कर रहे हैं? इसकी पहले अधिवेशन की क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके बाद मैंने बताया 1946 में वापस क्या है? अलवर प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है, ठीक है, वो क्या करते हैं? उत्तरदायी शासन की मांग की शुरुआत कर देते हैं, यानी वापस आंदोलन शुरू कर देते हैं। किस रूप में? उत्तरदायी शासन की मांग के रूप में ये क्या करते हैं? वापस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद आप देखोगे 17 सितंबर 1947 को, अब देखो उत्तरदायी शासन की मांग वापस शुरू हो गई है 1946 में। आप इसमें ये भी देखोगे
कि 1946 के आसपास क्या देश आजाद होने के करीब था, जो राष्ट्रवाद था या फिर जो अपन कहे कि जो राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन था अंग्रेजों को देश से निकालने का, वो चरम सीमा पे था। तो 1947 में जो महाराजा है उनको भी पता चल जाता है कि भाई अब क्या है, अंग्रेज यहाँ से जा सकते हैं। तो महाराजा क्या कर देते हैं, उत्तरदायी शासन की घोषणा कर देते हैं और उसके लिए कितना समय मांगते हैं, 2 वर्ष का समय मांगते हैं कि भाई अगले 2 साल में मैं क्या कर दूंगा, उत्तरदायी शासन लागू कर दूंगा। अब आप देखोगे अगले 2 साल तक का इन्होंने समय मांगा है, लेकिन उसी बीच में देखो 17 सितंबर 1947 को महाराजा उत्तरदायी शासन की घोषणा करते हैं, समय सीमा रखते हैं 2 साल। लेकिन आप देखोगे 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। और आप इसमें देखोगे जो अलवर के जो महाराजा थे जिनका नाम था तेज सिंह, क्या नाम था, अलवर के महाराजा तेज सिंह, ठीक है। और उस समय जो अलवर के जो प्रधानमंत्री थे BN खरे, इन दोनों को ऊपर संदेह किया जाता है, इन दोनों को मतलब माना जाता है कि जो महात्मा गांधी है उसकी हत्या में या फिर उनकी हत्या का जो षड्यंत्र है उसमें ये भी शामिल है। यानी उत्तरदायी शासन की मांग 1947 में, लेकिन 1948 में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जब इन पर शक किया जाता है, इनकी भूमिका या इनके ऊपर संदेह किया जाता है महाराजा तेज सिंह और BN खरे पर, तो इनको दिल्ली में क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, इनको नजरबंद कर दिया जाता है। आप देखोगे फरवरी 1948 यानी जनवरी में इनको क्या है, कैद कर दिया जाता है। उसके बाद जब राजा को ही कैद कर दिया तो फरवरी 1948 में क्या होता है, जो अलवर का जो शासन होता है, जो अलवर का शासन होता है वो भारत सरकार अपने हाथ में ले लेती है। और भारत सरकार का जो रियासती विभाग होता है, कौन सा, भारत सरकार का जो रियासती विभाग होता है, जिसके आपको पता ही है कि रियासती विभाग के प्रमुख कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत सरकार की जो रियासती विभाग होता है वो क्या करता है, अलवर सरकार जो है, अलवर सरकार का जो शासन है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और रियासती विभाग के प्रशासक, रियासती विभाग एक प्रशासक वहां पर नियुक्त करते हैं अलवर में, उनका नाम क्या होता है, KB लाल। आप देखोगे कि इसके बाद 30 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का मतलब जब निर्माण होता है तो इस अलवर को मत्स्य संघ में विलय कर दिया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि अलवर जो प्रजामंडल है, उस अलवर प्रजामंडल में ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है, उनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, उनको अच्छी तरीके से कंठस्थ करना है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।